हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को काफ़ी डिटेल में देखा था, है ना, कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और वहाँ से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो हर्ष, रंजीत, सूरज, गौरव, खुशबू, अनमोल, शुभांकर, कृष्णा शुक्ला जी, गौरी शंकर जी, सुबोध, आशीष, नलिन, वसुदेव, आकांक्षा, निकेत, श्रेया, अनंतराज। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। दोस्तों, पॉलिटी पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था, है ना। राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है राज्य क्या होता है। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ना। आज से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो भी मतलब मैं बता रहा हूं उनको आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सुधांशु जी क्लास कंप्लीट करने के बाद आप दो क्लास में कराया जाता है, उसको आप रिवाइज करिए। और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि स्टेट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग जिसको व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। राज्य, राज्य किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक पहले आप लोगों को समझना है ध्यान से, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं फिर मैं उसे लिखूंगा। एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गार्नर। गार्नर ने कहा कि कोई भी अगर किसी को राज्य होना है तो राज्य बनने के लिए किसी के पास कितनी चीजों का होना आवश्यक है? चार चीजों का होना आवश्यक है। यानी कि राज्य जो होते हैं, राज्य के तीन चार गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? चार गुण होते हैं राज्य के। अब ये चार गुण कौन कौन से होते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, जो आपको कराया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगा। विवेक निषाद जी, इसमें ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 4 to 5 मंथ्स का समय लगेगा, 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा इसमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू गार्नर, याद रखिएगा, गार्नर के अनुसार, गार्नर के अनुसार, ये गार्नर कौन थे? एक पॉलिटिकल थिंकर थे। अकॉर्डिंग टू गार्नर, राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा, स्टेट के चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं स्टेट के? चार अंग होते हैं। यानी कि चार गुण होते हैं या चार अंग होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये चार गुण क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला, राज्य के पास क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट एरिया होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यहां से भी सवाल पूछा जाता है आपके पास। एक डेफिनेट एरिया यानी कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, है ना, निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा, ध्यान से समझेंगे, इस निश्चित भूभाग के अंदर रहने के लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। अगर कोई भूभाग है, मान लीजिए ये कोई एक डेफिनेट एरिया है, लेकिन ये एरिया खाली है, इसमें कोई रह ही नहीं रहा है ना, कोई भी इसमें नहीं रह रहा है, तो इसे क्या हम स्टेट कहेंगे? नहीं। डेफिनेट एरिया होने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ उसका क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ क्या हो? जनसंख्या हो इसकी। ठीक। तीसरी बात करें तो इस जनसंख्या को गवर्न करने के लिए, यानी इन जो यहां पर लोग रह रहे हैं, इन लोगों पर शासन करने के लिए क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट होना चाहिए यानी कि सरकार होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और चौथी बात कि ये जो सरकार है, इस सरकार के पास क्या होनी चाहिए दोस्तों? ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी स्टेट का। इस सरकार के पास क्या होनी चाहिए? सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए।
और संप्रभुता के बारे में याद रखिएगा, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। किसी भी राज्य होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उसका, महत्वपूर्ण गुण है उसका, वो क्या है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये सॉवरेनिटी क्या है? ऋत्विक जी, ये हमारा पहला टॉपिक है ना, जिसका नाम है गवर्नमेंट। लेकिन उस गवर्नमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर रहे हैं राज्य की, कि जिसको कोई भी मतलब सरकार गवर्न करती है, वो राज्य क्या होता है, कहां से गवर्नमेंट का ओरिजिन कहां से हुआ, क्यों हमें चाहिए सरकार। ठीक है, क्लियर है? अभी आएंगे उसके बारे में बात करेंगे मनीष जी। यानी कि याद रखिएगा, सरकार होने के लिए कितने, मतलब राज्य होने के लिए कितने गुणों का होना आवश्यक है? इन 4 गुणों का होना आवश्यक है। डेफिनेट एरिया, उस डेफिनेट एरिया में रहने वाली जनसंख्या, उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए सरकार, और उस सरकार के पास क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अब इस सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। गार्नर इज ए पॉलिटिकल थिंकर मनीषा, जिसने कि स्टेट का डेफिनेशन दिया, जिन्होंने बताया कि स्टेट होने के लिए इन 4 चीजों का होना अनिवार्य है। अगर ये 4 चीजें हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे। और अगर ये 4 चीजें नहीं हैं तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। क्लियर है? अनूप जी देखिए, मेरा पढ़ाने का स्पीड यही रहने वाला है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं पढ़ाना है, सभी बच्चों को हमें साथ में लेकर चलना है। अगर आपको लग रहा है कि स्लो है, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि बाद में जब भी क्लास कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इसे 1x 2x जितना स्पीड करके देखना है आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है, सभी प्रकार के छात्र हैं यहाँ पर। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। आपसे यहां से सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा इसमें राज्य का कौन सा एक गुण है, कौन सा एक गुण नहीं है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, यह आपसे सवाल बनेगा, है ना। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? वो है सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। यहां तक आप लोग इतना लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, बात करते हैं सॉवरेनिटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इतना आप लोग लिखिएगा, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। धृति जी, गार्नर जी ब्रिटिश के, मतलब ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश के पॉलिटिकल थिंकर थे, बट इस तरह के सवाल आपसे नहीं पूछते हैं पेपर में। ठीक है, ये गार्नर है, नॉट गवर्नर। गवर्नर स्नेहा अलग चीज है। गार्नर का जो नाम था, पूरा नाम था रॉबर्ट गार्नर, है ना। और रॉबर्ट गार्नर ने जो मतलब इसका डेफिनेशन दिया था राज्य का, वो ही दिया था, है ना? ये ब्रिटेन के रहने वाले पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? ये मिनिमम एरिया कुछ भी ऐसा वो नहीं है। सौरभ शुभ पोटदार जी, अगर हम देखें वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, आपने सुना होगा वेटिकन सिटी, वो बहुत ही उसका मतलब कम है, मतलब वो क्या कहते हैं एरिया। ऐसा एरिया वगैरह कि कितना होना चाहिए ये सब नहीं बताया, पॉपुलेशन कितना होना चाहिए ये सब नहीं बताया, ये बताया कि बस ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। ओके, वेरी गुड धीरज, आगे चलें। चलिए, अब देखिए ये सॉवरेनिटी क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सॉवरेनिटी, इसका कई बार आपसे डेफिनेशन पूछते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। ये सब देखिए बिल्कुल बेसिक है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो आगे की चीजें समझनी आपके लिए आसान हो जाएगी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है समझिएगा, वही आ रहे हैं करण जी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन, इंडिपेंडेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ध्यान से अभी आपको लिखना है, फिर हम इसे समझेंगे पूरा डिटेल में। निर्णय लेने की
स्वतंत्रता, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सुप्रीमेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, या फिर निर्णय लेने की सर्वोच्चता। ये दोनों का ही मतलब क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शर्म प्रभुता कहते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको, किसी को यहां पर मान लीजिए कि सिंगर बनना है, किसी को मान लीजिए कर्नल बनना है, किसी को मतलब पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है ना, या किसी को एक्टर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है। अगर इस मामले में आपको अपने लाइफ में क्या करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको अपनी लाइफ में आगे चलकर क्या करना है, इसके बारे में अगर आप खुद निर्णय ले पा रहे हैं, इसके बारे में अगर आप खुद डिसीजन ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सॉवरेन हैं, यानी आपकी संप्रभुता आपके पास है। लेकिन अगर आपको अपने लाइफ में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, एक्टर, सिंगर, फुटबॉलर, क्या बनना है, ये अगर आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं, ये अगर आपके माता पिता डिसाइड कर रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट सॉवरेन। आपके पास आपकी सॉवरेनिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, आपके पास निर्णय लेने की सर्वोच्चता नहीं है। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार अपना निर्णय खुद ले रहा है, तो वो क्या है? संप्रभु है। लेकिन अगर वो निर्णय लेने के लिए किसी आउटर पावर पर, किसी एक्सटर्नल पावर पर या किसी एक्सटर्नल उस पर डिपेंड है, तो इसका मतलब क्या है? वो संप्रभु नहीं है। लाइक अगर हम बात करते हैं इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की क्या स्थिति है? क्या इंडिया एक राज्य है? और क्या इंडिया के पास सॉवरेनिटी है? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो इंडिया है, जैसे मान लेते हैं इंडिया के इंटरनल जो मामले होते हैं, इंटरनल कोई डिस्प्यूट है, कोई आंतरिक विवाद है भारत के अंदर, क्या उसमें भारत अपना निर्णय खुद लेता है? तो डेफिनेटली लेता है। भारत के अंदर अगर कोई विवाद है, कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई अगर मुद्दा है, उस पर भारत की सरकार खुद निर्णय लेने के स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाहरी मुद्दा है, जैसे मान लीजिए यूक्रेन रसिया का वॉर हुआ, जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसमें अब भारत ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, क्या भारत इस एक्सटर्नल फैक्टर में जो बाहरी मुद्दे हैं, क्या उस पर हमें किसे सपोर्ट करना है, किसके पक्ष में हमें रहना है, या हमें न्यूट्रल रहना है, इसके ऊपर भारत जो है क्या खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? डेफिनेटली भारत जो है इस मामले में भी, जो बाहरी मामले हैं उसमें भी अपना निर्णय खुद ले सकता है। वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर या किसी एक्सटर्नल पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस भारत की अगर जब हम बात करते हैं, तो भारत जो है वो इंटरनली, आंतरिक रूप से भी संप्रभु है और बाह्य रूप से भी संप्रभु है। यानी कि भारत के पास आंतरिक संप्रभुता भी है और बाह्य संप्रभुता भी है। इट मींस हम कहेंगे कि भारत जो है, भारत क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य। इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट। इसलिए जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल में हम लोग पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु यानी कि सॉवरेन, ठीक है, भारत को एक कैसा? संप्रभु स्टेट बनाना चाहते, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। इसलिए वहां पर ये सॉवरेन वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि भारत जो है क्या है? एक संप्रभु राज्य है। संप्रभुता का मतलब सिंपली अगर हम बात करें एक लाइन में, इंडिपेंडेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन या सुप्रीमेसी ऑफ टेकिंग डिसीजन। अब ये जो संप्रभुता है ये गवर्नमेंट लेगी, है ना। अब डिपेंड करता है सुबोध जी वहां पर गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी है, ओलिगार्की है, मोनार्की है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, गार्नर ब्रिटेन के रहने वाले थे, धृति, आई ऑलरेडी टोल्ड यू।
अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। मेरा एक सवाल है यहां से, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि ये पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन नहीं, एक्चुअली में अगर हम बात करें सेंसस की, सेंसस यानी जो जनगणना होता है, ये सेंसस किस लिस्ट का समझ में, किस लिस्ट के मतलब किस लिस्ट में का विषय है? स्टेट लिस्ट का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है, या कंकरेंट लिस्ट का विषय, कोई बता सकता है? सेंसस यानी जो जनगणना होता है ना जी, अभी भी चल रहा है ना, जनगणना चल रही है अभी, जिसका आएगा अभी रिजल्ट कुछ दिनों के बाद। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, ये जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, है ना। यूटी में कौन लेता है डिसीजन? यूनियन टेरिटरी में डिपेंड करता है करण जी कि यूनियन टेरिटरी में है क्या। अगर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल वाला है, जैसे मान लेते हैं हम लोग दिल्ली है, पुडुचेरी है, J&K है, तो वहां पर जो होंगे, वहां पर जो सीएम होंगे और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो डिसीजन लेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी के यूनियन टेरिटरीज की, तो वहां पर कौन लेते हैं? वहां पर लेते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। एंड सेंसस यानी जनगणना, ये कि सेंसस यानी जनगणना ये किसका विषय है? ये आप याद रखिएगा यूनियन लिस्ट का यानी कि संघ सूची का विषय। ठीक है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो गृह मंत्रालय है, उनका काम होता है क्या करना? जनगणना को कराना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। किस नियम को कब दिया था अंशदीप? मैं समझ नहीं रहा हूं आपका सवाल, किस नियम की बात कर रहे हो आप? यहां पर मैंने कोई नियम तो अभी आपको बताया ही नहीं है। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, गोलू यादव जी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हमारे देश में वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। किस नियम को किसने दिया था? ये बताया तो गार्नर ने दिया था, ये गार्नर ने ये थ्योरी बताई थी। आगे चलें, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो ये दोस्तों सॉवरेनिटी होती है, एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इंटरनल सॉवरेनिटी यानी आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है? जब जब कोई अपने इंटरनल मामले में, इंटरनल मैटर में, इंटरनल मैटर यानी आंतरिक मुद्दे, आंतरिक मुद्दों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, यानी डिसीजन लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। इंटरनल मैटर में निर्णय लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। गलत लिखा है, कहां पर गलत लिखा है? संप्रभुता, संप्रभुता ठीक तो है, क्या गलत लिखा है इसमें मैंने? अब देखिए, जब कोई अपने इंटरनल मैटर में, आंतरिक मुद्दों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे हम लोग इंटरनल सॉवरेनिटी कहते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यानी कि बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब कोई एक्सटर्नल मैटर, एक्सटर्नल मैटर जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर, यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, बाहरी मुद्दे, बाह्य मुद्दे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन, है ना। यानी जो भारत है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या है? सॉवरेन है। अभी हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। इंग्लिश में गलत लिखा, सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी लिखा हुआ है।
ठीक तो है, कहाँ गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग? SOVRAIGNTY ठीक तो है। कहाँ पर मैंने गलत लिखा है भाई, बताना, मुझे तो दिख रहा है सही है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या है? तो भारत की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जापान भी सॉवरेन है ना? कहां गलत लिखा है भाई? संप्रभुता ही तो लिखा है। अच्छा, संप्रभुता मैंने लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, नो इश्यू नो इश्यू। हाँ ठीक, लिख लीजिए, इसे हो जाता है यार, ये छोटे मोटे वो मिस्टेक है ना, लिख लीजिए इसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लिया, मैंने देख लिया देख लिया। कोई नहीं, इट्स ओके। यहां तक कर लिया सभी ने? ठीक है, मैं लिख दूंगा इसे, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, खुशी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा। हाँ लिख, देख, कर लिया मैंने, कर। हाँ जी, कुलदीप जी, कनाडा भी है ना? कनाडा भी है। ठीक है, चलिए, लिख लिया। चलिए आगे चले हम लोग। देखिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, और मैं सभी बच्चों से ये कहता हूं, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछिएगा, बिना किसी शर्म के, क्योंकि आप यहां सीखने के लिए आए हुए हो, है ना? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं अनुज, दोनों के लिए ही पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए, जैसे अब हम बात करते हैं कि हम लोग इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, क्या भारत एक राज्य है? पहले इंडिया के बारे में लिख लीजिएगा, इंडिया के बारे में एक पॉइंट आप लोग पहले लिख लीजिए कि इंडिया इज इंटरनली एंड इंटरनली, इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन। इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन, यानी कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में संप्रभु है, दोनों रूप में संप्रभु, दोनों रूप में क्या है? संप्रभु। इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन। ओके, अब देखिए ना, हैं ऐसे कई सारे हैं, मतलब कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं विनोद, कई सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं इंडिया की, क्या इंडिया एक स्टेट है? क्या भारत एक राज्य है? और बाकी के जो स्टेट, जैसे जिसे हम स्टेट कहते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है ना, राजस्थान है, एमपी है, ये सभी क्या स्टेट है क्या? ध्यान से मेरी चीजों को समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या है सक्षम त्रिपाठी जी, आपका सवाल मुझे दिखा नहीं है, आप एक बार अपना सवाल फिर से पूछ लीजिए, है ना, आपका क्या सवाल है? अब देखिए, इंडिया की जब बात करते हैं तो वही चार चीजों पर खड़ा उतरना चाहिए। जो चार चीजें हैं, इन चार चीजों पर क्या होना चाहिए? अगर कोई भी खड़ा उतर रहा है, चार चीजें अगर किसी के पास है, तो हम उसे स्टेट कहेंगे। और ये जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, क्या ये क्या है फिर? अगर इंडिया स्टेट है तो ये क्या है? इसके ऊपर हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इंडिया की बात करें तो सबसे पहले, क्या इंडिया के पास डेफिनेट एरिया है? बताइए, हमारे पास डेफिनेट एरिया है क्या? निश्चित भूभाग है क्या? बिल्कुल है। हमारे एक अपना भूभाग है, तो बिल्कुल है ये। क्या हमारे इंडिया के पास जनसंख्या है? भाई साहब, जनसंख्या में तो हम दूसरे नंबर पर हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो हम चीन को भी पास कर देंगे कुछ दिनों में। नेक्स्ट जो हमारा लग रहा है कि चीन भी, हम लोग चीन को भी सरपास कर देंगे। तो हमारे पास पॉपुलेशन भी है। तीसरा, क्या हमारे पास गवर्नमेंट है? क्या इंडिया के पास गवर्नमेंट है?
तो भारत के पास क्या सरकार है? तो बिल्कुल सरकार भी है, सरकार भी है हमारे पास, है ना, गवर्नमेंट भी है, यानी सरकार भी है। अब चौथा आता है, क्या हमारे पास सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है? तो सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों हमें दोनों ही सॉवरेनिटी देखनी पड़ती है। क्या इंटरनल सॉवरेनिटी है कि नहीं और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है कि नहीं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही संप्रभुता हमें देखनी होती है। तो यहां पर अगर हम जब बात करते हैं दोस्तों, इंडिया इंटरनली सॉवरेन भी है और इंडिया एक्सटर्नली सॉवरेन भी है। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया क्या है? इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया इज ए स्टेट। हां, अब पहले नंबर पर है, लेकिन जब तक हमारा देखिए रिपोर्ट आ नहीं जाता, जब तक मतलब वो क्या कहता है, गवर्नमेंट के सेंसस का डाटा नहीं आ जाता, तब तक हम ऐसा कह नहीं सकते। बाकी इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को ऑन वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो हमारा सेंसस का डाटा जब तक एग्जैक्ट नहीं आ जाता तब तक इसको कहना थोड़ा मतलब जो डॉक्यूमेंट जब तक नहीं आ जाता तब तक वो नहीं कह सकते, ठीक है। अभी हमारा सेंसस का डाटा आने में समय, जो एग्जैक्ट डाटा आएगा। अब देखिए भारत, यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत क्या है? एक राज्य है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या, जिससे हम एक्चुअल में राज्य कहते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, जिनको हम राज्य कहते हैं, क्या ये वाकई में ये स्टेट हैं? और अगर ये स्टेट नहीं है तो ये क्या है फिर? देखिए अभी हम समझते हैं। इनके पास डेफिनेट एरिया है क्या? इन सभी के पास भी अपना निश्चित भूभाग रहता है ना जी, है कि नहीं? इनके पास भी अपना निश्चित भूभाग है कि नहीं है? बिल्कुल है। इनके पास भी पॉपुलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। इनके पास भी गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट है। और जब सॉवरेनिटी की बात आती है दोस्तों, तो इनके पास इंटरनल सॉवरेनिटी है, लेकिन इनके पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं है। इनके पास इंटरनल सॉवरेनिटी है। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए सक्षम जी। देखिए इसके ऊपर टेक्निकल टीम काम कर रही है और जल्द ही हो सकता है आपको यह ऑप्शन मिले। वर्तमान में अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर मतलब ये टेक्निकल टीम जो है वो काम कर रही है तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें तो ये सभी जो हैं ये सभी स्टेट नहीं है। आप कहेंगे सर ये कैसी बात करें, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि ये सभी स्टेट हैं और इंडिया एक कंट्री है। यस, इंडिया इज ए कंट्री, कंट्री है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब स्टेट की बात करते हैं, राज्य जो होता है एक्चुअली में वो क्या है? इंडिया क्या है? राज्य है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो इंडिया इज अ स्टेट। और ये सभी जो हैं ये सभी स्टेट नहीं बल्कि थ्योरेटिकली ये यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, ये सभी थ्योरेटिकली क्या हैं? प्रोविंस हैं, प्रांत हैं। इसलिए जब भारत आजाद हुआ था, भारत के आजादी से पहले की अगर हम बात करें, भारत की आजादी के पहले इन सभी को प्रोविंस कहते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। बंगाल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, है ना, पश्चिमी प्रांत, पढ़ा होगा ना आपने। हमारे देश की आजादी से पहले, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले इन सभी को प्रांत कहते थे। मध्य प्रांत, पश्चिमी प्रांत, बंगाल प्रांत, है ना, अलग अलग प्रांत के नाम से जानते थे। लेकिन जब हमारा देश का संविधान बनने लगा और हमारे संविधान सभा में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, है ना, तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने एक प्रांत का मतलब किसी भी राज्य के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसी को कहा जाता है प्रांत, है ना? मतलब कोई भी एक हिस्सा, ठीक है, जो किसी के मतलब अंदर काम कर रहा हो, जिसके पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, जो कंप्लीटली सॉवरेन नहीं है, पूर्ण रूप से जो संप्रभु नहीं है, उसे क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। क्लियर है नवीन? अगर राज्य है तो नहीं, गार्नर इंडिया स्टेट है अकॉर्डिंग टू गार्नर। यस, इंडिया इज अ स्टेट अकॉर्डिंग टू गार्नर। गार्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है? स्टेट है। अब हम अभी आगे बात करेंगे कि इंडिया कैसा स्टेट है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आपको समझना है। क्लियर है पॉइंट?
ये बात समझ में आ गई आपको कि इंडिया क्या है, इंडिया इज अ स्टेट एंड ये सभी जो हैं प्रांत है। लेकिन जब संविधान सभा के ऊपर डिस्कशन हुआ, संविधान सभा के सदस्यों ने डिस्कशन किया, तो वो एक सहमति पर पहुंचे, एक कंक्लूजन पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इंडिया को क्या कहेंगे, इंडिया को कहेंगे क्या, इंडिया को क्या कहेंगे, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहेंगे हम। और बाकी जो प्रांत हैं उन प्रांतों को हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। ये जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने इसके ऊपर चर्चा की, इसके ऊपर डिस्कशन किया और ये निर्णय पर पहुंचे जो ये प्रांत हैं इन प्रांतों को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, और भारत को क्या कहेंगे, भारत को राज्यों का एक संघ कहेंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है, तो यानी कि क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और ऐसा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 1 में लिखा गया है, यानी अनुच्छेद 1 में लिखा गया। और ये जो है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है, इसका क्या अर्थ है? प्रांत को इंग्लिश में प्रोविंस कहते हैं, खुशी प्रोविंस कहा जाता है प्रांत को इंग्लिश में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों, सबसे पहला अर्थ इसका यह निकलता है कि भारत के राज्य भारत में किसी एग्रीमेंट के तहत शामिल नहीं हुए। भारत में किसी एग्रीमेंट के तहत, भारत में किसी एग्रीमेंट के तहत शामिल नहीं हुए हैं, यानी किसी समझौते के तहत शामिल नहीं हुए हैं, यानी इंडियन स्टेट not become a part of India on basis of any agreement, on basis of any agreement। दूसरा, भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी इंडियन स्टेट डोंट हैव टू राइट टू ससीड फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, अलग होने का अधिकार नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक प्रांत और राज्य में क्या अंतर है? सत्यम यादव जी, मैंने वही बताया कि जो प्रांत है, प्रांत के पास संप्रभुता, पूर्ण संप्रभुता नहीं होती है, जबकि राज्य जो है, राज्यों के पास संप्रभुता होती है, वो सॉवरेन होते हैं, उनके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीके से वो सॉवरेन होते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से वो संप्रभु होते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ, ये सारी बातें आर्टिकल 1 में लिखी गई है। आर्टिकल 1 में लिखी गई है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का क्या होगा, एक संघ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, लेफ्टिनेंट नितिन चौधरी जी, देखिए जम्मू कश्मीर जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में तो वो आर्टिकल 370 जो था उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, है ना। लेकिन हाँ, जब तक आर्टिकल 370 था तब तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, है ना। क्लियर पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 का सेकंड लाइन में क्या लिखा गया है, ये मैंने लिखा है, भारत के राज्य भारत में किसी एग्रीमेंट के तहत शामिल नहीं हुए। इंडियन स्टेट not become a part of India on basis of any agreement। और दूसरा लिखा है, भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इंडियन स्टेट डोंट हैव टू राइट टू ससीड फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है? भारत से अलग हो ही नहीं सकता है खुशी जी, है ना। भारत से अलग, भारत, क्योंकि भारत एक कैसा राज्य है, भारत एक कैसा यूनियन है।
अभी हम बात करेंगे इंडिया किस प्रकार का यूनियन है। तो भारत का विभाजन संभव है नहीं। अगर कोई अलग अलग मांग करता है कि हमें खालिस्तान दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो, वो फर्जी है सारा कुछ, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा संविधान इस चीज की अनुमति नहीं देता है। कुलदीप जी, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। उनको कुछ विशेष पावर थे। जब तक वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, वो अपना अलग उनका संविधान हुआ करता था, उनका अलग अपना फ्लैग हुआ करता था, और भी उनको कुछ कुछ वहां पर नागरिकता के कुछ अलग अलग प्रावधान थे, है ना। वो आर्टिकल 370 में था। दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम। हमारे एग्जाम के लिए उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है ना। तो इसलिए उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल एनसीईआरटी का कौन सा बुक पढ़े हैं? आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़िए कम से कम। ठीक है सर, क्या पूरे प्रांत की बजाय उसका कोई हिस्सा अलग हो सकता है क्या? पूरे प्रांत की बजाय उसका कोई हिस्सा अलग हो सकता है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जम्मू कश्मीर में सब कुछ सस्ता मिलता है क्या? ऐसा किसने कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो इंग्लिश में तो लिख ही दिया। अच्छा, यहाँ पर लिख लो इंग्लिश, अगर इसका लिखना है तो मैंने बोल दिया है, बाकी आप लिख सकते हैं इसका इंग्लिश। इंडियन स्टेट, मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूँ या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बाकी देखिए, मैं बोलता हूँ, आप उसे खुद से भी लिख लो। इंडियन स्टेट डोंट हैव राइट, ये इसका मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, डोंट हैव राइट टू secede फ्रॉम इंडिया। secede फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नहीं अभी उस पर यूनाइटेड नेशन वो डिस्प्यूटेड एरिया है ना। ठीक है, सिक्किम एग्रीमेंट के तहत शामिल नहीं हुआ था सचिन, है ना। ठीक है, उसके लिए 36वां संविधान संशोधन है ना, उसके तहत उसे भारत में शामिल किया गया। वो देखिए, जीएसटी काउंसिल वो निर्णय करती है नॉर्थ, मतलब कि कहां पर जीएसटी का रेट क्या होगा, किन किन राज्यों को एग्जेम्प्ट किया जाएगा इससे। शुभोध, हम लोग जब जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे ना, तो जीएसटी काउंसिल में यह निर्णय लिया जाता है कि जीएसटी काउंसिल का यह निर्णय होता है कि किस राज्यों को जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखना है, किस राज्यों को जीएसटी से बाहर रखना है। ये सब जीएसटी काउंसिल का निर्णय होता है। हम जब जीएसटी पे आएंगे, वी विल फर्दर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, किसी मतलब अगर अन्य हिस्सा है उसे हम शामिल कर सकते हैं भारत में, ठीक है, लेकिन भारत का विभाजन नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? आगे चले हम लोग। हाँ, किसी विदेशी हिस्से को अगर शामिल करना है तो उसको शामिल किया जा सकता है, और उसका जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 2 में दिया गया है। हम लोग आगे जब आएंगे वहां पर बात करेंगे। ठीक है, यहां तक और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ, बिल्कुल जा सकता है रमन सिंह जी, किसी एक प्रोविंस का कोई विलेज दूसरे प्रांत में जा सकता है। इसके लिए निर्णय लेता है कौन? लेता है इसके लिए निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इसके द्वारा निर्णय पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है ना। बिल्कुल, आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया गया था। गोवा को भी किया गया था, पुडुचेरी को भी किया गया था, अनिकेत जी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी नहीं, अविनाश त्रिपाठी जी पाकिस्तान से हुआ था, है ना, पाकिस्तान से। आपने गलत शायद पढ़ लिया होगा अविनाश। ठीक है, आगे चले हम लोग। यहां तक और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब बात करते हैं हम लोग भारत कैसा एक यूनियन है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहां से भी आपके पेपर में सवाल बनता है। देखिए, जो कोई यूनियन होता है तीन तरह का होता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिबल, ध्यान से समझिएगा, यूनियन के तीन प्रकार, तीन तरह के यूनियन होते हैं। यूनियन के तीन प्रकार, यानी कोई भी संघ होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है। संघ के तीन प्रकार, संघ के तीन प्रकार यानी 3 टाइप ऑफ यूनियन। सबसे पहला होता है इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, ध्यान से समझिएगा, यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल बना है कई बार। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ
डिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी इसे हिंदी में कहेंगे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी ऐसा जहां पर देश का तथा राज्य का विभाजन संभव नहीं, संभव नहीं है। ध्यान से समझिएगा, स्टेट एंड कंट्री both cannot be divided, both cannot be divided, यानी कि ऐसा कोई यूनियन, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ऐसा कोई यूनियन, ठीक, ऐसा कोई यूनियन जहां पर ना तो देश का विभाजन संभव है, यानी मान लीजिए ये कंट्री है, कंट्री का विभाजन संभव नहीं है, और ना ही स्टेट का, स्टेट दोनों में से किसी का भी डिवीजन नहीं हो सकता, ना तो कंट्री को डिवाइड कर सकते हैं ना ही स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। देश का तो विभाजन नहीं ही हो सकता और वहां पर राज्य का भी विभाजन नहीं हो सकता है ना? क्लियर पॉइंट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों अमेरिका, यूएसए। यूएसए जो है, यूएसए के अंदर याद रखिएगा जो प्रांत है, जो प्रोविंसेस हैं, उनका डिवीजन नहीं हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो स्टेट है, ना तो स्टेट का डिवीजन हो सकता है और ना ही अमेरिका का डिवीजन हो सकता है। तो अमेरिका जो है किसका एग्जाम्पल है? एक ऐसे संघ का एग्जाम्पल है जो क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है किसका? इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट का। क्लियर है पॉइंट यहां तक? डेफिनेटली जिले का हो सकता है विभाजन, लेकिन जिले के विभाजन के संबंध में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है अंशदीप? ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट से क्या तात्पर्य है मनीष? अभी गवर्नमेंट, इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट के डेफिनेशन की ही बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां? अरे भाई मैं अभी एग्जाम्पल, ये अनुज मैंने इंडिया का एग्जाम्पल बताया, इससे इंडिया का एग्जाम्पल, इंडिया इसका एग्जाम्पल बताया कि नहीं? अमेरिका इसका एग्जाम्पल है, अमेरिका में ऐसा हो सकता है। अभी इंडिया किसका एग्जाम्पल, अभी हम आते हैं उस पर, है ना? ठीक है, अंशिका चौहान जी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये बात सभी को समझ में आ गई? राज्य को देखिए, राज्य के अंदर जिलों का जो विभाजन है, नए जिले को बनाना, यह राज्य सरकार का निर्णय होता है। लेकिन राज्य सरकार, इसके लिए राज्य सरकार निर्णय लेके सेंटर से अप्रूव वो भी लेती है, मतलब उसके बाद सेंटर से उसे क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन निर्णय जो लगे वो कौन? राज्य सरकार लेगी। लेकिन किसी राज्य को विभाजित करना, ये किसका निर्णय होता है? ये संसद का निर्णय होता है। और कैसे किसी राज्य का विभाजन होता है इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? क्लियर? आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा जो होता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ध्यान से समझिएगा, अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या है कि स्टेट कैन बी डिवाइडेड, स्टेट कैन बी डिवाइडेड, यानी राज्य का विभाजन संभव है, राज्य का विभाजन संभव है, बट कंट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड, कंट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि देश का विभाजन संभव नहीं है, देश का विभाजन संभव नहीं है, देश का विभाजन संभव
नहीं है। इट मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या है? इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक। जब हम बात करते हैं दोस्तों विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, भारत में देश का विभाजन तो संभव नहीं है। देश का विभाजन तो संभव नहीं है। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे अंकेश जी, यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ यूनियन की बात कर रहे हैं। फेडरेशन, कन्फेडरेशन, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अंकेश। अभी जो समझा रहे हैं आप इसे समझिए, ठीक है। अभी आकाश जी उसके ऊपर भी आते हैं। भारत के अंदर देश का विभाजन संभव नहीं है, लेकिन राज्यों का डिवीजन हो सकता है, क्योंकि इंडिया क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आप कहेंगे कि सर कैसे इंडिया में राज्यों का विभाजन कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है। अविनाशी और विनाशी संघ का मतलब है अंशदेव, अविनाशी संघ का मतलब ऐसा देश जिसमें विभाजन हो। ऐसा देश जिसमें विभाजन हो उसे विनाशी संघ कहेंगे, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहेंगे। और ऐसा देश जहां पर विभाजन नहीं है उसे अविनाशी संघ कहेंगे, उसे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहेंगे। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इंडिया में राज्य कैसे बनते हैं, राज्यों का विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर किसी राज्य को विभाजित करना है, जैसे मान लीजिए झारखंड से, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, इसी तरह इसके पहले भी जैसे कई राज्यों का विभाजन हुआ है। लेकिन इसका क्या तरीका है, कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, ठीक है, भारत के अंदर कैसे किसी राज्य का विभाजन होता है आप समझिए। इसके लिए संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके किसी भी सदन में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद, यानी कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद एक बिल लाते हैं कि भाई हम इस राज्य को विभाजित कर रहे हैं। इस राज्य को, यानी मान लीजिए कि जैसे बिहार को किया गया या आंध्र प्रदेश को किया गया, या मान लीजिए यूपी को किया गया, एमपी को किया गया, वहां पर उसका रीऑर्गेनाइजेशन बिल आएगा। अब अभी आ रहे आर्टिकल 3 में यह बात करी गई है। आर्टिकल 3 के अंदर यह बात करी गई है कि भारत के जो, इंक्लूडिंग भारत के जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, जो भारत के पहले से जो राज्य हैं, उनको कैसे डिवाइड करना है, उसका नाम कैसे चेंज करना है, उसकी बाउंड्री कैसे चेंज करनी है, इसका वर्णन आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 3 के तहत यह काम करता है पार्लियामेंट। इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद एक बिल लाया जाता है किसी भी राज्य को विभाजित करने के लिए। और जैसे बिल आता है तो पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस बिल को संबंधित राज्य के पास भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें यूपी को डिवाइड करना है, तो यूपी के पास भेजेंगे, भाई साहब ये लीजिए, ये बिल है, हम आपको विभाजित करने की बात कर रहे हैं, हम आपको 3 हिस्से बांटने, 3 टुकड़ों में आपको बांटने की बात कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या राय है बता दीजिए। आपका क्या इसके ऊपर मतलब ओपिनियन क्या है, ये आप बता दीजिए। यूपी मान लो कह दिया कि नहीं मालिक, हमको ना प्लीज डिवाइड मत करिए, हम ऐसे ठीक हैं। यूपी ने कहा कि मालिक ये जो आपने बिल भेजा है 3 हिस्से करने की, प्लीज मत करिए, हमारी मतलब इंटीग्रिटी को बनने रहने दीजिए, हमारी अखंडता को मत वो करिए। कहेंगे भाई साहब, सेंटर कहेगा हमने तुमसे ओपिनियन बस पूछा है, तुम अपना बस राय बताओ, क्या राय है तुम्हारा, तुम्हें डिवाइड किया जाए या नहीं किया जाए। राय बता दिया, नहीं करना है, बस ठीक है। करना या नहीं करना यह हमारे ऊपर छोड़ो, ठीक है। यानी कि राज्यों से ओपिनियन लेना आवश्यक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्यों से ओपिनियन लेना आवश्यक है, लेकिन उस ओपिनियन को मानना आवश्यक नहीं है। ये उस ओपिनियन को मानना या नहीं मानना वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन हां, जब भी ऐसा आप कोई बिल लाएंगे, किसी राज्य को डिवाइड करने के लिए अगर आप कोई बिल लाते हैं,
उस बिल को उस राज्य कंसर्न स्टेट के पास भेजना जरूरी होगा कि भाई साहब आपका ओपिनियन क्या है। और जब भी ऐसा कोई बिल आता है, उस बिल को पार्लियामेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी से यानी कि साधारण बहुमत से पारित कर देती है, देखिए कितना सिंपल है किसी राज्य को डिवाइड करना। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम आपके दो टुकड़े कर रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आपका डिसीजन, आपका बस ओपिनियन जान रहे हैं, लेकिन आपके ओपिनियन को मानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। समझ सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है इंडिया में सेंटर इज मोर पावरफुल। इंडिया जो है, इंडिया में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। क्लियर है पॉइंट? और पार्लियामेंट फिर उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से अगर दोनों सदन से पास कर दे, स्पेशल मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, सोचो सिर्फ 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग से, मोर देन 50% यानी जितने लोग हैं सदन में और उसमें जितने मतदान कर रहे हैं, उसके अगर मोर देन 50% से पास हो गया बिल, तो राज्य डिवाइड हो जाएगा, राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा, राज्य के बाउंड्री में चेंज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग सदन में उपस्थित हैं, मान लीजिए कि 400 लोग उपस्थित हैं, उसमें से मात्र 300 लोग ही क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 100 लोगों ने कहा नहीं, हमें वोटिंग करना ही नहीं है इसके ऊपर। 300 लोग ही वोट कर रहे हैं और 300 का अगर मोर देन 50% मिल गया, यानी कि 150 से एक मेंबर भी ज्यादा मिल गया, 151 मिल गया, तो उस बिल को पारित मान लिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? और ऐसा लिखा गया कहां पर है, आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का गठन होता है, किसी नए राज्य का निर्माण होता है, इसके लिए जो बिल लाया जाएगा, उस बिल को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? इन सभी के बारे में जब हम पार्ट 1 पे आएंगे तो वहां पर हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है? सैलवी सिंह जी नहीं, मैं यूपी से नहीं हूं, आई एम फ्रॉम बिहार एंड फ्रॉम भागलपुर। बिहार में एक शहर है भागलपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। सर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना हो तो क्या सेंटर से परमिशन लेनी होगी? देखिए ये काम तो करेंगे कौन, ये काम राज्य के द्वारा किया जाता है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम चेंज करना है तो उसे राज्य के द्वारा करा जाता है, लेकिन बाद में उसे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्या करना पड़ता है, उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट से फिर उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। हम लोग आगे इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर वोट 50% से ज्यादा नहीं हुआ तो पास नहीं होगा गौतम, सिंपल सी बात है। स्टेट की मतलब कई बच्चों के मन में सवाल, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर स्टेट को डिवाइड करने की जरूरत क्या है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर बेटर कंट्रोल, फॉर बेटर डेवलपमेंट, है ना, मतलब अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए। देखिए जितने छोटे राज्य हैं लाइक केरला, इतना डेवलप्ड क्यों है? यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आर बैकवर्ड स्टेट, वाई? क्यों? कारण क्या है इसका? क्योंकि केरला देखो वहां पर छोटा स्टेट है। गोवा क्यों इतना डेवलप है? छोटा स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा है, वहां पर पॉलिसीज ठीक बनते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होता है, क्राइम कंट्रोल, क्राइम के ऊपर कंट्रोल ज्यादा है। जितना छोटा होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही अच्छा होगा। आप सिंपल ही देखो, जितना छोटा परिवार है आपका, वो परिवार उतना ही क्या होता है, उतना ही उसमें शिक्षा, उतना ही उनके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। जितना बड़ा परिवार उतना ही ज्यादा क्या होती है, समस्याएं होती है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। देखिए ज्वाइंट सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर ज्वाइंट सेटिंग होता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन ज्वाइंट सेटिंग को बुलाने का अधिकार किसको होता है? ये होता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। तो भाई साहब सुबोध जी, उसमें खर्चे भी तो कम होते हैं ना। ठीक है, खर्चे भी तो कम होता है ना वहां पर, अगर कम वो है तो, है ना। अगर टैक्स कलेक्शन कम है, अगर पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पर देखो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वहां पर टैक्स का कलेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लोग पढ़े लिखे कम हैं तो वो टैक्स की चोरी करने का काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? आया सब सभी को समझ में?
ठीक है, और किसी को कोई समस्या? अब देखिए तीसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें, जी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, फिर हम चलेंगे इसके आगे। और जो भी मैं लिखा रहा हूं एक एक चीज आपके नोट में होना चाहिए, एक एक चीज आपके नोट में होना चाहिए। और थर्ड होता है डिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि यहां पर स्टेट और कंट्री दोनों का डिवीजन हो सकता है। स्टेट एंड कंट्री बोथ कैन बी डिवाइडेड, बोथ कैन बी डिवाइडेड। जैसे विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, जैसे एग्जांपल इसका यूरोपियन यूनियन, ईयू, नाम सुना है आपने, है ना, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यूरोपियन यूनियन। उसमें देखते हो कभी कोई राज्य जुड़ जाता है, कोई देश उसमें जुड़ गया, कभी कोई देश अलग हो गया। इसका एग्जाम्पल हुआ करता था फॉर्मर यूएसएसआर, है ना, फॉर्मर यूएसएसआर। अच्छा, यूएसएसआर का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? हाँ जी, हाँ अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। हाँ अभी बस अब फिनिशिंग हो गया, अब ना अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, है ना। यहां पर हिंदी में लिख लीजिएगा। अच्छा हिंदी में तो लिख ही दिया, अच्छा ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दो? राज्य और देश दोनों का विभाजन हो सकता है, राज्य और देश दोनों का विभाजन हो सकता है, दोनों का विभाजन हो सकता है, ठीक है, राज्य और देश दोनों का विभाजन हो सकता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम लोग कल बात करेंगे हम लोग किसकी? गवर्नमेंट और टाइप ऑफ गवर्नमेंट की। बिल्कुल, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भोजन नहीं की? हाँ ठीक है, वो कराएंगे। देखिए स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है वो वही कराएंगे पटेल जी, है ना, जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है ना वही कराएंगे। डे 1 की पीडीएफ में दिलवा दूंगा, है ना, लेफ्टिनेंट नितिन चौधरी जी। और किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? हाँ फर्स्ट क्लास की पीडीएफ में डलवा देता हूँ, आज मैं करवा देता हूँ। ठीक, पहला का एग्जाम्पल बताया तो पहला का एग्जाम्पल यूएसए है, अमेरिका है खुशी, पहले का एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताया तो यूएसएसआर, यूएसएसआर जो फॉर्मर यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। नोट्स देखिए, आपको जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूं इसी का खुद से आपको नोट्स बनाना है, खुद से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। फेडरेशन क्या होता है, तस्में हम लोग कल की जब अभी आगे की क्लासेस आएंगे वहां पर हम लोग फेडरेशन की भी बात करेंगे। अभी धीरे धीरे करके हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए आपको मैं ऐसा नहीं, एक ही साथ सब कुछ नहीं हो सकता ना, एक एक करके धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे अभी पहला जो 8-10 दिन का क्लास होगा वो आपका पूरा बेस तैयार करेंगे हम उसमें। एक एक चीज आप अच्छे से समझोगे, एक एक चीज आप अच्छे से समझोगे, है ना। आर्टिकल 2, देखिए आर्टिकल 2 में क्या है कि ऐसा कोई फॉरेन स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, गोवा पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, या ऐसा कोई विदेशी क्षेत्र, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई हिस्सा है या बांग्लादेश का कोई हिस्सा है, उसे अगर भारत में शामिल करके भारत का स्टेट बनाना है, वो आर्टिकल 2 के तहत बन सकता है। और अगर भारत का कोई पहले से राज्य है, मान लीजिए यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कोई भी पहले से भारत का राज्य है, अगर उसको डिवाइड करके उसका नया राज्य बनाना है, उसको डिवाइड करके कोई नया राज्य बनाना है, या फिर 2-3 राज्य को मिला करके कोई नया राज्य बनाना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत हो सकता है। क्लियर है? हाँ ठीक है, एमसीक्यू भी करवाएंगे, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है, ओके। नहीं फर्स्ट क्लास का भी नोट्स बनाना है, देखिए बना लीजिएगा, मेरे हिसाब से पहला क्लास का भी जो नोट्स है वो भी बनाना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी मैंने कई सारी चीजें बताई थी।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं फिर कल की कल तो अब आपकी हिस्ट्री चलेगी आगे 3 दिन, अब मैं आपसे मिलूंगा मंडे को, है ना। ठीक है, आपकी कल से अब 3 दिन आपकी हिस्ट्री चलेगी, तो मैं आपसे फिर मंडे को मिलूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।